नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं, 8422840000। इस नंबर को अपने फोन में आप अब तक सेव कर चुके होंगे। इस नंबर पर आज की रिपोर्ट देखकर आपको आवाज उठानी है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है 28 साल तक एक फैसले के इंतजार में तिल तिल कर मर गए 1900 लोगों की कहानी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मुंबई के पास ठाणे में मफतलाल कंपनी की मिल थी साहब। मिल बंद हो गई। 2800 मजदूरों ने हक के लिए मुकदमा दायर किया। 28 साल मुकदमा चला और जब कुछ दिन पहले मुकदमे में फैसला आया तो अपने इंसाफ को पाने वाले आधे रह गए थे। न्याय की बहुत दर्द भरी कहानी है ये देरी से इंसाफ के खिलाफ देश की राय और रुख बदलने वाली कहानी भी है। देखिए, समझिए और घंटी बजाइए तारीखों में झूलते इंसाफ की। हमारी मांग है कि तय समय में इंसाफ को मौलिक अधिकार बनाया जाए। एक साल में बच्चा पापा मां बोलने लगता है। 3 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है। 18 साल की आयु में बच्चे वयस्क बन जाते हैं। 21 साल में लड़के की शादी की उम्र हो जाती है और देश में 28 साल लग गए एक मुकदमे का फैसला आने में। 28 साल से एक फैसले का इंतजार 75 साल के भास्कर जड़े को था। अट्ठाईस साल से रोज एक एक दिन गिन रहे थे 70 साल की मारुति मोरे। इन 28 साल में 72 साल के गंगाधर चिंचोले के कंधे कर्ज से डूब गए। इन 28 साल में 71 साल के जयवंत ने न जाने कितना दर्द झेला। अट्ठाईस साल से लोगों को एक दिन इंसाफ मिलेगा कहते कहते थक रही थी 68 साल की सुचेता आचरेकर। इंसाफ का इंतजार करते इन लोगों ने 28 साल में सिर्फ 10,220 दिन नहीं बिताए हैं। न्याय मिलेगा ऐसा भरोसा रखे हुए 28 साल में सिर्फ 2,45,280 घंटे ही नहीं गुजरे हैं। एक फैसले के इंतजार में 28 साल के भीतर 1,900 लोगों की मौत भी हुई है। 1,900 लोगों की जान चली गई, लेकिन जीते जी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। और जो जिंदा हैं, आज उनकी जुबानी इंसाफ में हुई देरी की ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं की कहावत से कहीं आगे अब बात पहुंच चुकी है। क्योंकि इंसाफ इस बार इतना देर आया है कि 1900 लोग उसे देखने, सुनने, महसूस करने और खुश होने के लिए जिंदा ही नहीं है। नहीं, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, उसके साउंड सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई है। 75 साल के भास्कर जड़े ही अब बोल नहीं पाते हैं। 28 साल में वक्त और सिस्टम ने मिलकर इनका बहुत कुछ छीना, आवाज भी उनमें से एक है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख जब बुजुर्ग भास्कर जड़े से मिलने पहुंचे तो वहां उनके दोस्त मारुति मोरे भी मौजूद थे। हमने इनसे पूछा 28 साल बाद आए फैसले से क्या खुश हैं? देखिए क्या बताया। मैं बताया उसको कि बाबा ऐसा ऐसा अपना फैसला हो गया है, अपने को पैसा मिल जाएगा। तो उसको क्या कहना था? उसने बताया कि अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, भगवान से दुआ हुआ, ऐसा बात करते हैं। हम बहुत खुश हैं, भास्कर जड़े ने हमें स्लेट पर लिखकर दिखाया। आप सोचने लगे होंगे किस फैसले के बाद भास्कर इतने खुश हैं, तो वो समझिए। यह है मुंबई के पास ठाणे का कलवा इलाका। 1952 में यहाँ मफतलाल इंजीनियरिंग फैक्ट्री खुली थी। 6,500 कर्मचारियों ने यहाँ काम करना शुरू किया था। वक्त बीतने के साथ कंपनी और यूनियन की लड़ाई बढ़ी। 3,500 कर्मचारी ही काम करने को रह गए।
फिर तारीख आई 27 मई 1989 की, जब अचानक एक दिन फैक्ट्री के गेट पर ताले लगे थे। कंपनी बंद हो गई थी। 3,500 कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए। 3,500 कर्मचारियों में से 2800 मजदूरों ने तब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब जाकर 28 साल बाद अदालत का फैसला आया है कि फैक्ट्री की जमीन को बेचकर कर्मचारियों को पैसा दिया जाए। लेकिन 28 साल में मिला न्याय पाकर खुश होने वाले 1900 मजदूर और कर्मचारी आज जिंदा ही नहीं है, और जो जिंदा हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं। बुजुर्ग भास्कर जड़े ने हमें स्लेट पर लिखकर दिखाया, वो 28 साल पहले मफतलाल इंजीनियरिंग कंपनी में गियर कटिंग सेक्शन में काम करते थे। लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद अदालत और अस्पताल दो ही जगह दौड़ते रहे। गले के कैंसर के इलाज के लिए कर्जा सिर पर ऐसा चढ़ा, घर बेचना पड़ा। पैसा तो खाने को मांगता है ना, मुलगा वो कुछ करता नहीं काम, इसलिए रूम बेचा। और वो रूम बेचने के बाद थोड़ा थोड़ा खाने के लिए पैसा ब्याज मिलता है, इसके ऊपर चलता है। भास्कर जड़े जैसे सैकड़ों लोग फिर भी खुश नसीब हैं कि 28 साल बाद इंसाफ होते तो देख पा रहे हैं, क्योंकि 28 साल में इनके जैसे 1900 मजदूर न्याय का इंतजार करते करते दुनिया छोड़ गए। ये वंदना मेहंदले हैं। इनके पति वसंत भी मफतलाल कंपनी में काम करते थे। वंदना को याद है 28 साल पहले कैसे अचानक फैक्ट्री बंद होने के बाद पति परेशान हुए तो बीमार होकर बिस्तर पर ही पड़े रहे। इंसाफ के इंतजार में पति हमेशा पूछते थे, पैसों का चेक कब मिलेगा। एक बार वंदना ने पति की दिलासा के लिए झूठा चेक दिखाया था। कुछ दिनों बाद वसंत मेहंदले चल बसे। वंदना कहती हैं, अब पति की तस्वीर के आगे असली चेक रख सच बोलेंगी। जब चेक आएगा ना, कंपनी का चेक आएगा, मैं देखेगी तो वो चेक मैं पहले मेरे हस्बैंड का फोटो है ना उसको दिखाऊंगी, ये सच्चा है। ऐसा पहले दिखाया था झूठा था, ये सच्चा है। अभी ये मैं बैंक में डालेगी तो अब आज पैसा मिलने वाला है। बस इतना ही है मुझे, बाकी कुछ नहीं। और जो बचे हैं उनमें से एक 72 साल के गंगाधर चिंचोले भी हैं, जिनकी आंखों में आंखें डालकर क्या कोई इनकी जिंदगी के उन 28 साल को लौटाने की बात कह सकता है, जब इन्हें अपना और अपने बच्चों का भविष्य संभालना था। इनके होंठ अब थरथराते हैं, ये बताते हुए कैसे सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनके बच्चों की जिंदगी भी इंसाफ में हुई देरी के कारण बर्बाद हो गई। कंपनी आर्थिक फटका बहुत बढ़ गया। बच्चे लोग का मेरा एजुकेशन नहीं हो गया, क्या वो दूध का धंधे में थोड़ा फार गुजारा चलता था, बाकी मेरा 2 बच्चा तो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, इसके लिए उसको नौकरी नहीं लगा, इसके लिए मैं वो पेपर का बिजनेस पे डाल दिया। गंगाधर चिंचोले और उनके साथियों को आज 28 साल बाद इंसाफ की देहरी से खुशियों की दिवाली मनाने वाली सौगात मिली, लेकिन आधी अधूरी, क्योंकि देर से मिला इंसाफ न मिलने के बराबर होता है। इन 28 साल में सांसें कैसे उधारी पर चल रही थी, इसकी एक कहानी बताती हैं मफतलाल फैक्ट्री की पूर्व कर्मचारी सुचेता आचरेकर। एक आदमी है 75 साल होके गए, 78 साल का है, वो अपने डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर शेंडे करके है, उनके पास जाके बोलते हैं मेरा जब भी कंपनी का पैसा आएगा मैं आपको लाके देगा। उन्होंने पूरा कंपनी का उसका खुद का हिसाब लिख के रखा है, और जब भी मेरा चेक आएगा मैं अपने आप से आपको लाके देगा। सोचकर ही आम आदमी की आत्मा कांप जाए। 2800 मजदूरों को 28 साल बाद इंसाफ मिलता है। इन 28 साल में मजदूरों ने उधार लेकर जिंदगी बिताई। इन 28 साल में मजदूरों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, और इन 28 साल में 1900 मजदूर फैसला सुनने के लिए जिंदा नहीं बचे। और सिस्टम की अंधी देखिए कैसे चल रही है, क्योंकि फैसला आया भी तो मजदूरों को जितना फायदा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा उस फैक्ट्री की जमीन पर अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों को होने वाला है। इस बात को एक क्रूर मजाक ही समझें कि जिस जमीन को बेचकर हर कर्मचारी को 5 से 10 लाख रुपए मिलने हैं, वहीं
इसी जमीन पर अवैध झोपड़े बनाने वालों को एक एक घर मिलेगा। इंसाफ के लिए इंसान की ये लड़ाई रोज नई परीक्षा ले रही थी। अदालत में तारीखें मिलती थीं और जमीन पर कब्जे का डर था। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख जब ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि न्याय के लिए और क्या कुछ इन कर्मचारियों को दांव पर लगाना पड़ा। मुंबई में मफतलाल इंडस्ट्रीज की जो ये जमीन है, इसका केस ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के कर्मचारी खूब लड़े। इतना लड़े कि इस जमीन पर बने अवैध झोपड़ों का न सिर्फ डिमोलिशन करवाया बल्कि कर्मचारी फंड से 3 करोड़ रुपया देकर पहले जमीन की चारों ओर कंपाउंड वॉल बनाई। इसी के बाद जमीन का सर्वे हो पाया और यह तय हुआ कि इस जमीन की कीमत 1300 करोड़ रुपए है। अदालत के आदेश के मुताबिक अब मफतलाल इंजीनियरिंग की 123 एकड़ जमीन नीलाम होगी तो 1300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उसमें 600 करोड़ में से 75% सरकार को जाएंगे। बाकी बचे 700 करोड़ रुपए में से बैंक का लोन और कर्मचारियों को पैसा मिलना है। सारे कर्मचारियों के बीच करीब 157 करोड़ रुपया बांटा जाना है। अनुमान है कि प्रति कर्मचारी करीब 5 से 10 लाख रुपए ही आने वाले हैं। 28 साल की जिंदगी और भविष्य इंसाफ की चौखट पर गुजर गया। अब 5 से 10 लाख रुपए मिलेंगे। छोटी रकम भी इन्हें बड़ी इसलिए लगने लगी क्योंकि लड़ाई लंबी लड़ी गई जो अभी जारी है। इस जमीन को पाने में 25 साल से ज्यादा वक्त मील मजदूरों को लग गया। अब सवाल यह है कि ऑक्शन को कितना समय जाएगा जिसके बाद इनको अपनी मेहनत के पैसे मिलने हैं। क्या अब ये जमीन जल्द नीलाम हो पाएगी? इस बारे में जब हमने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मधुकर सेठी से बात की तो पता चला मजदूरों को इंसाफ भले मिल गया हो लेकिन मुश्किलें हल होने में अब भी काफी वक्त लग सकता है। 10 साल का प्रोजेक्ट है, वहाँ हर साल आपको शायद 500 करोड़ का या 200-300 करोड़ का माल बिक जाएगा क्योंकि स्टेशन के बाजू में है। मगर उससे ज्यादा ग्राहक भी नहीं मिलेंगे आपको। तो जो भी नए ग्राहक कहीं और से आते उसको भी कितने लाना है। देन यू हैव टू बी पेशेंट। लेकिन फिर भी ये खुश नसीब हैं क्योंकि इंसाफ को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए जिंदा तो हैं, जबकि इन्हीं के 1900 साथी इन 28 साल में न्याय का इंतजार करते करते दुनिया से गुजर गए। इसीलिए लेबर लॉ से जुड़े मामलों को अदालत में लंबे वक्त से उठाने वाले वकील सत्यनारायण हेगड़े इस बात पर चिंता जताते हैं। लॉस में प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो लॉ व्हिच शुड नॉट एग्जिस्ट, ऑल ऑफ दोज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। मुश्किल ये है कि जब उनको एनफोर्स करने की बारी आती है, उनको जब अमल में लाने की बारी आती है, जो टेक्निकलिटीज हैं उनकी वजह से बात डिले हो जाती है। देश में ऐसे ही लाखों करोड़ों चेहरे रोज अदालतों के बाहर एक फैसले का इंतजार करते रहते हैं क्योंकि देश की अदालतों में करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इनमें 10% से ज्यादा मामले तो 10 साल से अधिक समय से पेंडिंग हैं। देश भर में सबसे ज्यादा सिविल के 72 लाख मामले अदालत की दहलीज पर घिसट रहे हैं। हमारे देश में औसतन एक केस की सुनवाई पूरे होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय देने के मामले में भारत दुनिया के 102 देशों की लिस्ट में 59वें नंबर पर है। देश में लगातार केस बढ़ते जाने, तारीख पर तारीख मिलने की वजह है देश में जजों की कमी। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 18 जज हैं। देश की अदालतों में जजों के 5435 पद खाली हैं। तो फिर देश में आम आदमी को कैसे जल्दी इंसाफ मिल पाएगा? इस बात को समझने के लिए हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गिरधर मालवीय और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोढ़ी से बात की। इन्होंने फौरी तौर पर कुछ सुझाव दिए हैं। अगर 25 साल लगे तो न्याय कहाँ का और किसका? अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया तो छोड़ ही दो, वो तो आदमी मर गया जैसे जो न्याय चाहता था। इनको वैकेंसीज कभी नहीं होनी चाहिए जुडिशरी में, क्योंकि ये वैकेंसीज जो होती हैं जुडिशरी में,
ये हमें बड़ी देर पहले पता होता है, अपॉइंटमेंट पर ही पता चल जाता है मैं रिटायर किस दिन हो रहा हूँ। एडजर्नमेंट्स बिल्कुल बंद। जब केस शुरू हुआ और केस खत्म होने तक केस को कोई एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। पहला प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश केस अभी भी जो हाई कोर्ट में आते हैं या निचली अदालतों में आते हैं उसमें जो है गवर्नमेंट पार्टी होती है। प्रयास किया जाना चाहिए और ज़्यादा कि गवर्नमेंट के केसेस जो हैं वो कोर्ट तक बिल्कुल ना आए, वहीं से उसको जो है एक ऐसी व्यवस्था हो। हमारे यहाँ पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर में भी केस है जहाँ पर कि सुलह समझौते से काम खत्म हो सकता है। देश में न्यायिक व्यवस्था में सुधार की लंबे अरसे से मांग की जा रही है और अगर जल्द कड़े कदम और बड़े कदम नहीं उठाए गए तो आज एक फैसले के इंतजार में 2800 लोगों में से सिर्फ 900 लोग जिंदा बचे हैं। कल स्थिति और गंभीर ना हो जाए उससे पहले आपको घंटी बजानी होगी। आपको घंटी बजानी होगी और इसीलिए आज हम आपके सामने रख रहे हैं एक राय। तय समय में इंसाफ का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। एबीपी न्यूज की इस राय से अगर आप सहमत हैं तो अभी इसी वक्त फोन उठाइए 8422840000 पर मिस कॉल दीजिए, घंटी बजाइए। नक्सलियों के गढ़ सुकमा में सड़क बने, विकास पहुंचे, नक्सल समस्या खत्म हो, इसके लिए हमारे जवान अपनी जान कुर्बान करने से नहीं घबराते। लेकिन उसी सड़क को बनाने में हुए भ्रष्टाचार का सवाल उठता है तो राज्य के मुखिया सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाने लगते हैं। जी हां, देखिए घंटी बजाने वाली ये रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जिस सड़क को बनाने में 13 जवानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हो, वो भ्रष्टाचार में बह जाए तो आपका खून खौलेगा कि नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया को शहीदों के खून के साथ हुआ भ्रष्टाचार भी मजाक लगता है। सुनिए मुख्यमंत्री रमन सिंह का गैर जिम्मेदाराना जवाब। सड़क बन रही है सर, 13 जवानों की शहादत के बाद वो एक साल में उखड़ जा रही है, तो ये राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उसमें कहीं भी रायपुर की सड़क भी उखड़ जाती है यदि उसमें मिट्टी और गिट्टी और इसका कंपोनेंट ठीक ना हो, उसको ठीक करने की भी जवाबदारी होती है और वहाँ तो गोलियों के बीच बनता है। माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, सुकमा में सड़क का टुकड़ा नहीं पूरी की पूरी सड़क बही है, वो भी पहली बरसात में। हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि जवानों की शहादत से बनी सड़क में मिट्टी और गिट्टी ठीक से क्यों नहीं डाली गई। आप कह रहे हैं कि गोलियों के बीच सड़क बनती है, तो क्या इस तर्क को भ्रष्टाचार के लिए छूट मान ली जाए? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इंजरम से भज्जी तक की 4 किलोमीटर की सड़क तय बजट से 1.5 गुना ज्यादा खर्च कर बनाई गई और इसे जल्दी बनाने के लिए गुणवत्ता से भी समझौता किया गया। स्टैंडर्ड सड़क में डामर की 50 मिलीमीटर मोटी परत बनती है, लेकिन इस सड़क में 20 मिलीमीटर की परत ही बिछाई गई, यानी आधे से भी कम। सड़क बनने के दौरान 3 एनकाउंटर हुए, 13 जवान शहीद हुए, 1 ग्रामीण की मौत हुई, 10 ब्लास्ट हुए, 72 आईईडी निकाले गए। तो सवाल ये भी है कि विकास की जिस सड़क को नक्सली आईईडी लगाकर उड़ा देना चाहते हैं, उसे भ्रष्टाचार कर पहले ही खोखला क्यों बनाया गया? सुकमा सड़क घोटाले को लेकर हमारे संवाददाता के सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। वहाँ सख्ती से आदेश हुआ है कि मॉनिटरिंग भी हो, मॉनिटर करने वाला भी जाए, गोली खाए या ना खाए वहाँ जाना चाहिए और गुणवत्ता का ध्यान रखें। सख्ती होती, ईमानदारी से मॉनिटरिंग होती, गुणवत्ता का ध्यान रखा गया होता तो सुकमा में सड़क बनाने में मिट्टी और गिट्टी की गड़बड़ी होती क्या? 5 मई को घंटी बजाओ शो में एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेज भी दिखाए थे, जो कहते हैं कि तय मानक के मुताबिक काम नहीं होने से सुकमा के इंजरम भज्जी इलाके की सड़क खराब हो गई। उसी रिपोर्ट में हमने सुकमा से लगे आंध्र प्रदेश के नक्सल इलाके की सड़क भी दिखाई थी, जो बिल्कुल चमचमाती हुई थी, एक गड्ढा तक ढूंढना मुश्किल था। उस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे रमन सिंह? छत्तीसगढ़ सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाने की एक और वजह हमारे पास है। सुकमा सड़क घोटाले पर हमारे घंटी बजाने के बाद छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर कहा था, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा था 2 दिन के अंदर बस्तर के चीफ इंजीनियर सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। 2 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है। दोषियों पर कार्रवाई तो दूर, अब सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही कह रहे हैं सड़क तो रायपुर की भी उखड़ जाती है। वक्त फिर घंटी बजाने का है। क्या इसी रवैये के साथ सूबे से नक्सलवाद को जड़ से मिटाएंगे रमन सिंह? सवाल ये भी है, क्या जवानों की शहादत से भ्रष्टाचार करने वालों पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करेगी भी या नहीं? रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और सड़क ही क्या, भ्रष्टाचार तो शौचालय बनाने तक में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में उस करप्शन की घंटी 26 अप्रैल को आपके साथ मिलकर हमने बजाई तो क्या हुआ? खबर का बड़ा असर हुआ, देखिए। घंटी बजाओ की खबर का बड़ा असर। मध्य प्रदेश के रायसेन में शौचालय घोटाले में बड़ी कार्रवाई। पंचायत सचिव निलंबित, सरपंच के खिलाफ FIR। दोषियों से वसूली कर बन रहे हैं अधूरे शौचालय। इसलिए तथ्य संज्ञान में आने पर कि वहां पर शौचालय निर्माण में लापरवाही की गई है, तो हम लोगों ने प्रकरण की जांच कराई और जांच के बाद जो सरपंच है उसके खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई की जा रही है और सचिव के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की कलेक्टर भावना बालिम्बे, जो 26 अप्रैल को आपके शो घंटी बजाओ में दिखाई गई खबर पर हुई कार्रवाई की जानकारी दे रही हैं। मामला रायसेन जिले के पडरिया पंचायत का है। वहां खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत गरीबों के लिए 300 शौचालय बनाए जाने थे, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। हमने मौके पर जाकर पाया कि शौचालय के नाम पर सिर्फ दीवारें ही खड़ी कर दी गई हैं। टॉयलेट सीट और दरवाजे नदारद थे। कई जगहों पर तो शौचालय बनते ही धराशायी हो गए थे। रायसेन की कलेक्टर भावना बालिम्बे ने ABP न्यूज को ये भी बताया कि घोटाले के कारण जो शौचालय अधूरे पड़े हैं, उसे पूरी तरह बनाने का काम शुरू हो गया है। घोटाले से जुड़े लोगों से रकम की वसूली कर इसे अंजाम दिया जा रहा है। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल हमने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे के एम्बुलेंस घोटाले की घंटी बजाई थी। दिखाया था कि कैसे मंत्री जी ने अपने फायदे के लिए फायर ब्रिगेड और बस को एम्बुलेंस बना दिया, लेकिन उन पर FIR तक दर्ज नहीं हुई। अब देश की जनता भी ऐसे मंत्रियों की घंटी बजा रही है। आज ABP न्यूज ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो NGO होता है वो 100 में से 99% लोग उसका वेस्ट पैसा कर रहे हैं। हायर ऑफिसर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वही पैसे खा रहे हैं, उनके रिलेटिव उससे जुड़े हुए हैं। धुर्वे के ऊपर जो कार्रवाई मोदी जी के राज में यदि नहीं होती है तो फिर किसी राज में नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जो कलेक्टर हैं या जो भी सरकारी महकमे में जो बैठे अधिकारी हैं वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।